इफ यू जनरली गेट मैरिड टू अ व्यू तो शायद स्कैल्पिंग इज नॉट फॉर यू। तो सर आज ऐसे स्टार्ट करते हैं कि स्कैल्पिंग किन किन लोगों को करनी चाहिए, किन को नहीं भी करनी चाहिए। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बुक्स में नहीं मिलती हैं, जो नॉर्मल सोशल मीडिया पे लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि एवरीवन इज रनिंग आफ्टर एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी ओनली। सर तो अगर ये कोई स्ट्रैटेजी एक आम आदमी करना चाहता है, एक नॉर्मल ट्रेडर करना चाहता है, तो रफली कितना कैपिटल वो लेके आए? इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में आने से पहले मेरा ट्रेड मैक्सिमम कितना लॉस में गया था, और मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं हर स्ट्रेटजी को रिजेक्ट कर दूं। जो स्ट्रेटजी मेरे इस टारगेट के बावजूद रिजेक्ट नहीं हो पाती है, इसका मतलब वो काम करने के लायक है। और उसके बाद आपका 50 पॉइंट आए, 60 पॉइंट आए, 70 पॉइंट आए, आपका जहां मन करे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। एंड सर ऐसी कोई और बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल डूइंग स्कैल्पिंग? ज्यादातर लोग इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो हमेशा बड़ी पोजीशन से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपकी कैपेसिटी, आपके पास 10 लाख रुपए है, आप सीधा 5 लॉट से स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा 5 लॉट तो मैं मैनेज कर ही सकता हूं। हर कोई ये देखता है कि मैं फाइनेंशियली मैनेज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। कोई ये नहीं देखता कि मैं मेंटली मैनेज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सर आज के टाइम में इंडियन मार्केट्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गए हैं, बहुत बड़े शार्प मूव्स आते हैं, एंड इस बीच स्कैल्पिंग एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गया है सभी ट्रेडर्स या सभी लोग जो भी मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए एक्सप्लोर करने के लिए। आपकी स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, तो ये एक और मास्टर क्लास हम लेके आना चाहते हैं आप सभी की रिक्वेस्ट पे हिमांशु सर के साथ। तो सर आज ऐसे स्टार्ट करते हैं कि स्कैल्पिंग किन किन लोगों को करनी चाहिए, किन को नहीं भी करनी चाहिए। सो शुभ, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि हम सबको लगता है कि हम सारे टाइप के फॉर्मेट खेल सकते हैं। एक ह्यूमन माइंड सारी चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। कुछ लोग इंट्राडे ट्रेड लेने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं और कुछ लोग पोजिशनल ट्रेड लेने में ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। लाइक देयर आर सम पीपल आई पर्सनली नो जिनसे हर थोड़ी देर में मार्केट को नहीं देखा जाता, वाइल देयर आर सर्टेन पीपल जिनसे मार्केट देखे बिना रुका नहीं जाता है। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि किसको स्कैल्पिंग नहीं भी करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताऊंगा कि किसको नहीं करनी चाहिए। वो सभी लोग जो किसी ना किसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और उनको नहीं पता है कि वो किस टाइम पे फ्री होंगे, ऐसे लोगों को स्कैल्पिंग नहीं करनी चाहिए अनलेस अंटिल यू हैव अ स्ट्रिक्ट कपल ऑफ आवर्स विद यू। फॉर एग्जांपल, आपको ये मालूम है कि मैं 11 से 1 बजे तक तो मैं बिल्कुल फ्री होता हूं, तो इस समय मैं स्कैल्पिंग कर सकता हूं। और एनीवेज जनरली स्कैल्पिंग की जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो मोस्टली 12, साढ़े 12, 1 बजे से पहले मिलती है। एटलीस्ट मुझे जो है वो 1 बजे से पहले मिलती है। तो अगर आपको लगता है कि आप सुबह के टाइम पे अवेलेबल नहीं है इंडियन मार्केट्स के अंदर, तो शायद आपके लिए स्कैल्प करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कैल्पिंग मोस्टली इंडेक्स या लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर होती है और सुबह के टाइम पे मूवमेंट जो है वो अच्छी होती है। अगर वो मिस कर दोगे तो फिर 2 बजे के बाद अगर आप स्कैल्पिंग को ढूंढ रहे हैं तो उसमें बहुत ही छोटे मूव्स मिलते हैं, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना अच्छा फेवरेबल नहीं बन पाता है। तो ऐसे लोग जो मॉर्निंग टाइम पे अवेलेबल नहीं है उनको स्कैल्प नहीं करना चाहिए। तो यहां पर हमारे लिए आई वुड से वो सारे लोग बाहर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो कॉलेज जाते हैं या फिर या ऐसे लोग जिनका मॉर्निंग हैवी बहुत ज्यादा होता है, लाइक वर्किंग प्रोफेशनल जिनका मॉर्निंग में बहुत ज्यादा काम होता है, उनको स्कैल्प नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कैल्पिंग मोस्टली सुबह के टाइम पर होती है। और स्कैल्पिंग किसको करनी चाहिए? वो सभी लोग जो दिन भर फ्री हैं, वो सभी लोग जिनके मॉर्निंग आवर्स एज इन 9 to 3 के आसपास या एटलीस्ट 9 to 1 के आसपास का फ्री टाइम अवेलेबल है। स्पेशली आई वुड से 10 to 1 के आसपास का टाइम उनके पास फ्रीली अवेलेबल है, वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो स्कैल्पिंग करने के लिए टाइम तो एक चीज हो गई, अपार्ट फ्रॉम दिस रिफ्लेक्सेस बहुत फास्ट होने चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल, आई वुड नॉट लाइक टू जज एनीवन हियर। सो एज के साथ मोस्टली आपके रिफ्लेक्सेस कुछ लोगों के स्लो हो सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट है, और यहाँ पर रिफ्लेक्सेस का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी जल्दी ऑर्डर पंच कर सकते हो, क्योंकि ये काम तो आपके लिए सेटअप भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप अपनी कितनी जल्दी अपनी सोच को चेंज कर सकते हो। तो अगर आप अपनी सोच को फास्टली चेंज कर सकते हो तो स्कैल्पिंग इज फॉर यू। अगर आप अपनी सोच को फास्टली चेंज नहीं कर सकते, इफ यू जनरली गेट मैरिड टू अ व्यू कि मतलब आपको मार्केट बुलिश लग रही है, अब बुलिश से बियरिश करने में आपको टाइम लगेगा या बुलिश से बियरिश सोच को बदलने में टाइम लगेगा, तो शायद स्कैल्पिंग इज नॉट फॉर यू। तो इसके लिए यंगस्टर्स जो है या जिनके पास मॉर्निंग टाइम अवेलेबल है, जिनके रिफ्लेक्सेस फास्ट हैं, उनके लिए चीजें रिलेटिवली ज्यादा इजी रहती हैं। और यहां पर यंग और ओल्ड में मेरा मतलब एज से कम है, मेरा मतलब ज्यादा है आपके रिफ्लेक्सेस से। बेसिकली रिफ्लेक्सेस किसी की बड़ी एज में भी फास्ट हो सकते हैं वैसे। लेकिन सर उम्र के साथ साथ विजडम और टेम्परामेंट भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है अनडाउटेडली और बहुत ज्यादा। इमोशंस पे कंट्रोल भी बहुत अच्छा होता है, जो स्कैल्पिंग के लिए मुझे लगता है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो जो बड़े विन्स है वो छोड़ दिए राइट, तो आप कभी भी इतने अच्छे प्रॉफिटेबिलिटी पे कभी नहीं पहुंच पाएंगे। एब्सोल्युटली। तो ये मैं इसीलिए मैं एज को लेकर बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, इसीलिए मैं थोड़ा सा अपने आप को रोक रहा था वहां बोलने से। रिफ्लेक्स इज अ राइट वर्ड।
तो एज आपकी छोटी है या बड़ी है, अगर आपके रिफ्लेक्सेस फास्ट हैं, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है कि आप अपने व्यूज को इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं, तो स्कैल्पिंग इज फॉर यू। और अगर अपने व्यूज को इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते हैं, तो पहले आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए कि अगर आपको एक मार्केट अभी बुलिश लग रही है, 10 मिनट के बाद बीरिश लगेगी एंड यू आर कंफर्टेबल विद दिस, तो यहां पर स्कैल्पिंग आपके लिए बहुत अच्छा एक सेटअप प्रोवाइड कर सकती है आपको। ठीक है, बिल्कुल। एंड सर, हमारे जो प्रीवियस वीडियो थी उसपे बहुत सारे कमेंट्स थे कि ज्यूरिक मूविंग एवरेज हम यूज नहीं कर पा रहे, मतलब बेसिकली जो भी टूल था वो कई सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, एंड अगर था तो वो पेड था। तो आज कुछ ऐसा हमें सिखाइए जो सभी लोग इस्तेमाल कर पाए। राइट, तो मेरे ख्याल से मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज रिमाइंड भी करा देता हूं कि स्कैल्पिंग के कुछ रूल्स होते हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने हैं। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था उसके बारे में। तो पहली चीज तो आपको स्कैल्प जो करना है, इंडिकेटर कम सेकेंडरी, सबसे पहले आता है इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट जो है वो हाईली लिक्विड होना चाहिए, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका जो प्रोडक्ट है वो डिसेंटली वॉलेटाइल होना चाहिए। बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है तो उस केस में आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर स्पाइक लगते हैं तो आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो प्रोडक्ट में अगर लिक्विडिटी रहेगी, स्पाइक बहुत बड़े बड़े नहीं लगेंगे, तो स्कैल्पिंग के लिए ये वाला प्रोडक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, देखिए स्कैल्पिंग में मैंने लास्ट वीडियो में ज्यूरिक मूविंग एवरेज यूज करी थी क्योंकि मैं पर्सनली उसको यूज करता हूं, लेकिन ज्यूरिक मूविंग एवरेज इज लेस इंपॉर्टेंट। मेरे ख्याल से सबका फोकस जो था उस वीडियो में, मैंने कुछ कुछ कमेंट्स पढ़े थे, तो वहां पर लोगों का जो फोकस था या ट्रेडर्स का जो फोकस था वो ज्यूरिक मूविंग एवरेज पे ज्यादा चला गया। मेरे ख्याल से सबको लॉजिक पे फोकस करना चाहिए। आप अगर नोटिस करेंगे, एंड ग्लैड दैट वी आर डूइंग दिस वीडियो टुडे, मैं आपको लॉजिक एक बार रीआइटरेट कर देता हूं। वैसे वो लॉजिक मैंने वहां पर भी डिस्कस किया था। इंपॉर्टेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइप की मूविंग एवरेज नहीं है, वो चाहे वेटेड मूविंग एवरेज हो, वो चाहे ज्यूरिक मूविंग एवरेज हो, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो। इंपॉर्टेंट वो मूविंग एवरेज नहीं है, इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। और मैं माइंडसेट, आप नोटिस करेंगे कि मैं माइंडसेट आज भी वही यूज कर रहा हूं इस स्ट्रेटेजी के अंदर। सो इस माइंडसेट के अंदर हम प्राइमरीली क्या कर रहे हैं, पहली चीज हम मोमेंटम वाले इंडिकेटर को उठाएंगे। बेसिकली उसमें भी इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी तरीके से आपको यह पता करना है कि मार्केट में मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि साइडवेज मार्केट इज द वर्स्ट एनिमी ऑफ अ स्कैल्पर। तो पहली चीज आपको चाहिए जो आपको मोमेंटम निकाल के दे पाए। दूसरी चीज आपको चाहिए जो आपको ट्रेंड निकाल के दे पाए कि आपको कौन सी ट्रेंड में मोमेंटम आने वाला है या कौन सी ट्रेंड के अंदर बड़ा मूव आने वाला है। तो यही दोनों चीजों के लिए आज हम यहां पर भी इंडिकेटर यूज करने वाले हैं। और ये इंडिकेटर आई एम वेरी श्योर ये आपके पास फ्रीली अवेलेबल भी है। और अगर किसी के पास फिर भी अवेलेबल नहीं है, कोई सिर्फ एक्सेल शीट पे भी ट्रेड कर रहा है, तो भी ये इंडिकेटर एक्सेल पे बनाए जा सकते हैं। दीज आर वेरी वेरी सिंपल इंडिकेटर। बट अगेन आई वुड लाइक टू से कि इंडिकेटर्स आर लेस इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। वो माइंडसेट के लिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको सिर्फ किसी प्रोडक्ट के अंदर, और मैं यहां पर निफ्टी में आपको स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा। सो आपको सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक आपको यह पता करना है कि मार्केट में मोमेंटम आने वाला है, और एक आपको यह पता करना है कि ट्रेंड कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में मोमेंटम आने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस में दो टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। एक इंडिकेटर ऐसा होता है जो आपको मोमेंटम या रिवर्सल बताता है, और एक इंडिकेटर होता है जो आपको ट्रेंड की डायरेक्शन बताता है। तो जो ट्रेंड की डायरेक्शन बताता है, जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, दीज आर कॉल्ड ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स। और एक आपको बताता है कि मार्केट में मोमेंटम कितना है, दीज आर कॉल्ड ऑसिलेटर्स। जैसे आरएसआई एक ऑसिलेटर हो गया, एमएससीडी एक ऑसिलेटर हो गया, सीसीआई एक ऑसिलेटर हो गया, विलियम परसेंटेज आर एक ऑसिलेटर हो गया। और अपार्ट फ्रॉम दिस एक ऐसा कोई प्रोडक्ट चाहिए हमें जो ट्रेंड की डायरेक्शन बता पाए, जैसे कि हमारी मूविंग एवरेज। तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई हमारे सामने। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि आपको कभी मेरी जरूरत ही ना पड़े, किसी की भी जरूरत ना पड़े, आप अपने दम पे खुद से स्ट्रेटेजी अपनी बनाना सीखिए। तो मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूं, आपको इन दोनों में से कोई एक एक चीज पिक करनी है। एक उठाना है ट्रेंड फॉलोइंग चीज, और एक उठानी है आपको मोमेंटम के लिए चीज। अब मोमेंटम के लिए चाहे वो सीसीआई हो सकता है, विलियम परसेंटेज आर हो सकता है, या फिर जैसे मैं यहां पर एमएससीडी यूज करूंगा। और दूसरा आपका ट्रेंड फॉलोइंग चीज कोई भी उठा सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर मूविंग एवरेज जो मैं मोस्टली यूज करता हूं वो यूज करूंगा। फिर उसके अंदर थोड़ी सी वेरिएशंस होती हैं कि कहां पर आपको बेस्ट सेटअप मिल रहा है। फिर हम उसके बाद एक पर्टिकुलर सेटिंग फाइंड आउट करते हैं। पर्टिकुलर सेटिंग का मतलब भी प्रिसाइज कोई सेटिंग नहीं है, मतलब जिस सेटअप पे आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज यूज कर रही है, वहां पर 10 और 11 दोनों करनी चाहिए, 8 और 7 दोनों करनी चाहिए। सो ब्रॉडली कौन सी मूविंग एवरेजेस या कौन सी रेंज के आसपास आप डिसेंट अपने प्रॉफिट को बुक कर पा रहे हैं, ये हम यहां पर पता करेंगे। तो ये माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने इस वीडियो का नाम मास्टर क्लास बोला स्टार्टिंग के अंदर, तो मुझे लगा कि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो बुक्स में नहीं मिलती हैं, जो नॉर्मल सोशल मीडिया पे लोग डिस्कस नहीं करते, क्योंकि एवरीवन इज रनिंग आफ्टर एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी ओनली। द आइडिया इज अंडरस्टैंडिंग द बेसिक ऑफ द स्ट्रेटेजी, एज इन स्ट्रेटेजी बनती कैसे है। क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि हर इंसान को अपनी स्ट्रेटेजी खुद बनानी चाहिए, एंड रादर आई वुड बी वेरी हैप्पी
कि आप कल को मुझे कभी मिलें और आप मुझे ये बताएं कि सर एमएसीडी की सेटिंग आप 12, 26, 9 यूज करते हैं, मैंने इसकी जगह इसको थोड़ा सा ट्वीक किया था क्योंकि ये मेरे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ज्यादा अच्छी थी। बिल्कुल। आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं फॉर एग्जांपल 10, 30, 100, मैं इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल 20, 50, 200 मैंने यूज किया था क्योंकि वो मेरे लिए ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती थी। तो यहां पर पैरामीटर कम मैटर करते हैं, आपकी साइकोलॉजी से क्या चीज मैच करती है वो ज्यादा मैटर करते हैं। सर तो अगर ये कोई स्ट्रैटेजी एक आम आदमी करना चाहता है, एक नॉर्मल ट्रेडर करना चाहता है, तो रफली कितना कैपिटल वो लेके आए इस स्ट्रैटेजी के लिए? सो पर्सनली मैं इस स्ट्रेटेजी को फ्यूचर्स पे एग्जीक्यूट करने की रिकमेंडेशन दूंगा। फ्यूचर्स पे? फ्यूचर्स पे तो सर फ्यूचर्स पे अप्रोक्सीमेटली आप मान सकते हैं कि 1.5 लाख 2 लाख रुपीस के आसपास का मार्जिन चाहिए। वो बात और है कि आप इसमें थोड़ा सा वेरिएशन लाकर या फिर आप इसी में ही ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं। आप इसमें एट द मनी ऑप्शन, तो मैं पूरी स्ट्रेटेजी के टाइम पे जहां जहां मैं फ्यूचर वर्ड यूज करूंगा वहां पर आप एट द मनी ऑप्शन यूज कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा इन द मनी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है डेल्टा का, 50% डेल्टा या फिर 60% डेल्टा या 70% डेल्टा, बेसिकली स्लाइटली इन द मनी ऑप्शन या एट द मनी ऑप्शन, ये आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज सबको समझनी चाहिए कि अगर फ्यूचर्स आपको यहां पर 30 पॉइंट्स के आसपास का मूव देगा तो एट द मनी का जो ऑप्शन है वो सिर्फ 15 से 20 पॉइंट्स के आसपास का ही मूव देगा। अब अपनी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट तो कम कर लेंगे, वहां पर मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर लेंगे, लेकिन आपका प्रॉफिट भी रिलेटिवली कम हो जाएगा। तो इसको आई वुड से कि अगर आप ज्यादा चीनी डालेंगे तो मीठा ज्यादा ही बनेगा ऑफ कोर्स। तो यहां पर फ्यूचर्स के थ्रू आपके रिटर्न सबसे अच्छे बनेंगे। आप 30 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 40 पॉइंट्स के आसपास निफ्टी के अंदर कैचअप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें ऑप्शंस में लेकर जाएंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके थोड़े से कम हो जाएंगे। तो अगर मैं फ्यूचर्स कर रहा हूँ तो मैं 2.5-3 लाख रुपए लेके आऊँ, और अगर मैं ऑप्शंस कर रहा हूँ तो वही काम मैं लाख रुपए के आसपास लेके आऊंगा तो आप भी 1 चल लाख जाएगा? रुपए से कम पे ही कर लेंगे फिर तो उसके अंदर, क्योंकि उतना पैसा उसमें नहीं चाहिए होगा। आप एट द मनी ऑप्शन के अंदर आप आराम से काम कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर आपको और ज्यादा रिटर्न चाहिए तो थोड़ा सा इन द मनी हो जाएंगे उसके अंदर। बहुत ज्यादा इन द मनी नहीं जाना है क्योंकि वहां पर लिक्विडिटी का इशू आ जाता है। आउट ऑफ द मनी वहां पर नहीं जाना है क्योंकि हमारा मूव इतना बड़ा नहीं होता स्कैल्पिंग के अंदर कि आप बड़े मूव को कैच करने के लिए ओटीएम ऑप्शन एट द मनी बन जाए। इसीलिए एट द मनी ऑप्शन और स्लाइटली इन द मनी ऑप्शन में ये काम रहेगा। तो 50,000 से 1 लाख रुपीस के बीच का कुछ एक मार्जिन चाहिए होगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम ऑफ द मंथ, क्योंकि अगर एंड ऑफ द मंथ चल रहा है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ऑटोमेटिकली कम हो जाती है क्योंकि प्राइस थीटा डीके की वजह से कम हो जाते हैं। फ्यूचर्स में कंसिस्टेंटली मार्जिन रिक्वायरमेंट सेम रहती है। तो योर पॉइंट इज एब्सोल्युटली वैलिड कि अगर आप फ्यूचर्स मार्केट में काम करना चाहते हैं तो 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास या 2.5 लाख रुपीस के आसपास इंक्लूडिंग रिस्क मैनेजमेंट, ये वाला मार्जिन आपको लेकर आना है। और अगर आप ऑप्शंस में काम करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट कम होगी। यहां पर मैं जब जब फ्यूचर्स यूज करूंगा, आप इसको फ्यूचर्स या ऑप्शंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आपकी प्रॉफिट थोड़े से कम हो जाएंगे, ये आपको अपने माइंड में रखना चाहिए। वैसे ऑप्शन स्कैल्पिंग के ऊपर मेरा ऑलरेडी एक कोर्स पब्लिश्ड है अपसर्च पे, आप उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिएगा। जो स्पेसिफिकली ऑप्शंस में ही ट्रेड करना चाहते हैं वो वहां से जाके उस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। यहां बिल्कुल। पर दोनों चीजों में कर सकते हैं। मैं पर्सनली फ्यूचर रिकमेंड करूंगा। ओके। एंड सर स्कैल्पिंग में यूजुअली कहा जाता है कि 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहता है। राइट। तो क्या इसमें भी हमें यही रहेगा, एंड कितने लगभग पॉइंट्स का हमें टारगेट करने वाले हैं इस स्ट्रैटेजी में? हम मिनिमम यहाँ पर 30 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट करने वाले हैं ओके। और हम इसके बाद थोड़े से प्रॉफिट को ट्रेल भी करते हैं। 30 पॉइंट्स इन निफ्टी, निफ्टी, 30 पॉइंट्स इन निफ्टी, तो विच इज यस, रफली अबाउट 1%, 0.1%। 0.1%, यस। तो 30 पॉइंट्स के आसपास हम इसके अंदर टारगेट करेंगे। आपकी ब्रोकरेज कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल होनी चाहिए क्योंकि अदरवाइज आप स्कैल्पिंग में प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। इसीलिए कुछ चीजें ऐसी है, कुछ थंब रूल्स ऐसे हैं जो आपको हमेशा इंश्योर करने हैं कि आपकी ब्रोकरेज बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, आपका प्रोडक्ट डिसेंटली वॉलेटाइल होना चाहिए। जैसे मैं निफ्टी में कर रहा हूं, बैंक निफ्टी में भी आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे निफ्टी की आदत है उसके अंदर करने के लिए क्योंकि डेप्थ बहुत सारी है उसके अंदर। सो आप 1:1 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेकर चल सकते हैं क्योंकि इस स्ट्रेटेजी में मैं बाकी प्रॉफिट्स को ट्रेल भी कर देता हूं क्योंकि ओके। मैं दिन में एक ट्रेड लेता हूं। तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं 30 पॉइंट्स लेकर निकल जाऊंगा। मैं 30 पॉइंट्स पे पहला पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लेता हूं और बाकी प्रॉफिट्स को मैं मूविंग एवरेज के बेसिस पे ट्रेल भी कर देता हूं। स्ट्रैटेजी पे आगे बढ़ने से पहले जिन भी लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। ये मास्टर क्लास लंबी होने वाली है, बहुत मजा आएगा, एंड ऐसी कई सारी मास्टर क्लासेस हम इस चैनल पे पब्लिश करने वाले हैं, तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन ऑन कर लेना। तो सबसे पहले हमने निफ्टी का 3 मिनट्स का एक चार्ट अप्लाई कर लिया है ठीक और है। यहाँ पर सबसे पहले हम निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आप निफ्टी या निफ्टी फ्यूचर कोई भी चार्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैं फ्यूचर में ट्रेड कर रहा हूं मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम निफ्टी फ्यूचर का चार्ट अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी फ्यूचर करंट मंथ अप्लाई कर लेते हैं। एंड सर कुछ ऐसा भी है क्या, जब अगर एक्सपायरी नियर है तो हमें नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट कर देना है हमारा नहीं, चार्ट? फ्यूचर्स के केस में ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ अगर आप ऑप्शंस में स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो लास्ट डे पे या फिर उससे 2 दिन पहले तक आप उसके ऑप्शंस की बाइंग मत कीजिए, फिर आप नेक्स्ट मंथ पे शिफ्ट हो जाइए।
लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में ही काम करें तो फिर फर्क नहीं पड़ता है कि आप करंट मंथ में कर रहे हैं, नेक्स्ट में कर रहे हैं या फा में कर रहे हैं। तो तीनों तीनों आर इक्वली गुड। लेकिन अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो लास्ट के 2-3 दिन के अंदर कभी कभी थीटा डे इतना शार्प होता है कुछ कुछ मिनटों के अंदर ही कि आपका प्रॉफिट मिस हो जाएगा वहां पर, इसीलिए आप नेक्स्ट मंथ पे कर लीजिए। अदरवाइज और पूरे महीने में आपको कभी भी कुछ करने की जरूरत सर नहीं। नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक पे शिफ्ट करूंगा? मैं जनरली मंथली वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ही करता हूं, क्योंकि मैं तो पर्सनली ओके, फ्यूचर करता हूं, तो मैं तो जनरली मंथली वाले कॉन्ट्रैक्ट ही करूंगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो भी आई वुड से मंथली वाले पे स्टिक रहिए। मंथली वाले का थीटा डीके बहुत ही स्लोली होता है, इसीलिए मंथली पे ही आप स्टिक रहिए उसके। ओके। एंड एनीवेज देयर इज वन मोर पॉइंट कि रेगुलेटरी चेंजेस वीकली वाले ऑप्शंस में इतना फ्रीक्वेंट होते हैं कि आपके लिए सिस्टम को एडजस्ट करना मुश्किल हो जाता है फिर उसके बाद। तो आई वुड स्टिल रिकमेंड कि मेरे को ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आई है, क्योंकि मैं शुरू से मंथली वाले पे ही या ब्रॉडली अपनी ज्यादातर स्ट्रेटेजी में मंथली वाले पे ही रहा हूं मैं। ओके। अब हमें यहां पर निफ्टी फ्यूचर का 3 मिनट्स का चार्ट अप्लाई करना है। तो पहला स्टेप हमने निफ्टी फ्यूचर लगाया, दूसरा स्टेप हमने इसको 3 मिनट में कन्वर्ट कर दिया। बिल्कुल। और अगर आप ऑप्शंस में कर रहे हैं तो निफ्टी फ्यूचर या निफ्टी स्पॉट कोई भी चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रूल्स मेरे ख्याल से अभी तक सबको समझ में आ चुके होंगे। नाउ अब हमें चाहिए दो और चीजें जो मैंने पहले डिस्कस करी थी। ऐसा एक इंडिकेटर या ऐसा एक टूल या ऐसा एक सेटअप जो मुझे ये बता दे कि मार्केट में मोमेंटम आ रहा है, और दूसरा सेटअप जो मुझे ये बता दे कि मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि मार्केट में ट्रेंड की डायरेक्शन क्या है। ट्रेंड की डायरेक्शन पता करने के लिए मैं जनरली 3 मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता हूं। 3 मिनट चार्ट पर आप 9 पीरियड, 30 पीरियड और 100 पीरियड, एंड फॉर दैट मैटर 9 की जगह 10 है तो भी चलेगा, 30 की जगह 31 32 है, वैसे कोई करेगा नहीं उस चीज को क्योंकि 30 इटसेल्फ इज अ राउंड नंबर। 9 की जगह अगर कोई 10 यूज करना चाहता है देन आल्सो इट इज फाइन। तो बेसिकली अपनी मर्जी से कोई भी ऐसा सेटअप लगा लीजिए जो 1:3:9 के प्रोपोर्शन में फॉल करता हो। ठीक है। तो वो आपका 20:50:200 भी हो सकता है। 50 की जगह 60 लेंगे, आइडियली 60 बनता है 1:3 पे, लेकिन 50 इज अ राउंड नंबर तो मैं 50 लेता हूं उसके अंदर। एज आई सेड कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है वो। कोई अपनी वीडियो में अच्छा लगने के लिए बोल सकते हैं कि नहीं हमें 60 ही यूज करना है एंड ऑल। यहां पर मेरे सेटअप के अंदर कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ ब्रॉडली आपको ये रूल फॉलो करना है कि अगर आपकी पहली मूविंग एवरेज एक्स है तो दूसरी मूविंग एवरेज अप्रोक्सीमेटली 3x होनी चाहिए और तीसरी मूविंग एवरेज अप्रोक्सीमेटली 9x होनी चाहिए। बस ये रूल आपको यहां पर फॉलो करना है। ठीक है। सो यहां पर अब हम मूविंग एवरेजेस लगा लेते हैं विच इज 9, 30 एंड 100। और यहां पर अगेन आप एसएमए और ईएमए दोनों लगा सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ईएमए प्रेफर करता हूं। उसका रीजन ये है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा फास्ट होती है, या मैं ये बोलूं कि इसके खुद के रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, ये जल्दी अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। इसीलिए स्कैल्पिंग में आपका जब स्टॉप लॉस कटेगा तो आपको इमीडिएटली एग्जिट करा देगी और आपको जल्दी से एंट्री करा देगी। तो स्कैल्पिंग में जल्दी होना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसीलिए मैं यहां पर ईएमए यूज करता हूं। तो सर मैं क्या अभी वैल्यूज लाइव चेंज कर दूं? जैसा आपने 10, 30 और 100 का है, तो मैं अभी मेरे हिसाब से वैल्यूज चेंज कर रहा हूं क्योंकि आपने आप बोला। अपने अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं। सिर्फ मैं आपको एक चीज बता दूं, जितना बड़ा नंबर मूविंग एवरेज का रहेगा उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको कम मिलेंगे, उतना आपका स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, उतना आपका टारगेट बड़ा रहेगा और उतना आपका सक्सेस रेट अच्छा रहेगा। ओके। और जितने आप छोटा मूविंग एवरेज यूज करेंगे उसमें आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ जाएंगे। तो क्योंकि मुझे यहां पर आपको शो करना है तो मुझे नंबर ऑफ ट्रेड्स निकालने हैं आपको, और जो मूविंग एवरेज मैं यूज करता हूं वो यूज करना रिलेटिवली मेरे लिए ज्यादा आसान और ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा क्योंकि मैंने उसकी थॉरो बैक टेस्टिंग कर रखी है। तो ठीक है। अगर आप इसमें आप चाहें तो 20, 50, 200 या अपनी मर्जी से जो मर्जी यूज कर लीजिए, आई डोंट केयर अबाउट इट, लेकिन वो मूविंग एवरेजेस आपके लिए सही है, नॉट फॉर मी। तो अगर आपके अकॉर्डिंग मूविंग एवरेज लगानी है आप जो मर्जी लगा लीजिए, मैं आपको उसके ऊपर भी सेटअप निकाल के दिखा दूंगा। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन ये है कि कोई भी सेट ऑफ मूविंग एवरेज यूज करने से पहले, क्योंकि आपने नई मूविंग एवरेज बनाई है, अब आपको यह नहीं पता है कि आपको टारगेट कितना लेना है, क्योंकि मैंने बताया कि बड़ी मूविंग एवरेज पे बड़ा टारगेट बनेगा, छोटी मूविंग एवरेज पे छोटा टारगेट बनेगा। तो मेरी छोटी मूविंग एवरेज विच इज 10, 30, 100 या 9, 30, 100, इस पे मैंने टेस्ट कर रखा है कि 30 इज द ऑप्टिमम टारगेट। अब अगर आप यहां पे 20, 50, 200 या कोई और नंबर यूज करते हैं, मुझे उसका टारगेट नहीं पता है, इसीलिए मैं आपको स्ट्रैटेजी दिखाऊंगा अपने सेटअप पे जो मैं यूज करता हूं, क्योंकि मुझे उसका टारगेट मालूम है। लेकिन मैं आपको उसके बाद, जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है, मैं आपको उसके बाद आपकी मूविंग एवरेज में दिखा दूंगा कि
कि सक्सेस रेट आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन मैं अभी नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे थॉरो बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी। वो बैक टेस्टिंग या तो एल्गो यूज करके हो सकती है, वो मैन्युअली भी हो सकती है। मैं पर्सनली ओल्ड स्कूल स्टूडेंट हूं, मैं मैन्युअली अपनी एक्सेल शीट मेंटेन करता हूं, जहां पर मैं 300-400 डेटा पॉइंट्स लिखता हूं। और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा, ये मैं सबको रिकमेंड करूंगा, आपको भी और अपने व्यूअर्स को भी, कि किसी भी स्ट्रेटेजी में कोई भी ट्वीक करते हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप उसकी बैक टेस्टिंग जरूर कर लीजिए। कि बैक टेस्टिंग देखो, अब यहां पर क्या है, मैं आपको यहां पर सेटअप दिखा दूंगा और मैंने आपको यह भी दिखा दूंगा कि इसमें एक सेटअप में फॉर एग्जांपल 100 रुपीज आ रहे हैं और हर बार आपको ऑन एन एवरेज 100 रुपीज आ रहे हैं, मान लेते हैं अभी के लिए रैंडम नंबर। लेकिन 100 रुपीज आने से पहले अगर वो 80 रुपीज का लॉस शो करता है और वो 80 रुपीज आपके लिए बियरेबल नहीं है, तो बिल्कुल, तो वो रिस्क मैनेजमेंट आपका जो है वो उसको फेल कर देगा। हाँ, आप 60 के लॉस होने पर डर के मारे बाहर निकल जाएंगे, जबकि मैं 80 का स्टॉप लॉस लेके बैठा रहूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि जनरली ये स्टॉप लॉस 80 रुपीज का देता है, या जनरली 100 रुपए प्रॉफिट में जाने से पहले 80 रुपए का लॉस भी देता है। इसे कहते हैं हम मैक्सिमम एक्सकर्शन लॉस, ओके, या मैक्सिमम एक्सकर्शन डाउनसाइड। इसका मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में आने से पहले मेरा ट्रेड मैक्सिमम कितना लॉस में गया था, या फिर मैक्सिमम एक्सकर्शन अपसाइड। इसका ये स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होता है। इसका मतलब होता है कि आपका ट्रेड स्टॉप लॉस काटने से पहले कितना प्रॉफिट में गया था। अब जब तक आपने अपनी स्ट्रेटजी की ये दोनों चीजें चेक नहीं करी है, तब तक मैं यहां पर आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि आपको कितना प्रॉफिट बुक करना है। आप मूविंग एवरेज जो मर्जी लगा दीजिए, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम है कि इस सेट ऑफ मूविंग एवरेज पे जनरल टारगेट कितना होता है। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट यू कि यहां पर डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप मेरी मूविंग एवरेज यूज कीजिए, क्योंकि मुझे उसमें मालूम है कितना टारगेट आता है लॉस देने से पहले। उसके बाद ये एक बार मैं सेटअप समझा दूंगा और सबको समझ में आ जाएगा, फिर आप जो मर्जी चाहे मूविंग एवरेज लगा लीजिएगा। ये सेटअप उस पर भी काम कर रहा होगा। बिल्कुल। और सर कई सारे लोगों का ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि कोई भी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कैसे करते हैं? कोई ऐसा फ्री सॉफ्टवेयर है? क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे कमेंट्स भी हैं ऐसे, और हमारे व्यूअर्स हैं यूट्यूब पे स्ट्रैटेजीज भरी हुई है, किस पे ट्रस्ट करें, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करें, उसमें सभी लोग कंफ्यूज्ड हैं। राइट। तो देखिए, एज आई टोल्ड यू कि मैं ओल्ड स्कूल स्टूडेंट हूं, तो मी एंड माय टीम हम इसको मैन्युअली चेक करते हैं कि एक ट्रेड ने अगर जब मुझे यहां पर सेटअप दिया तो एक अनबायस्ड ओपिनियन रहता है। फॉर एग्जांपल 2024 की स्टार्टिंग से लेकर अभी तक इस पर्टिकुलर स्टॉक ने या इस पर्टिकुलर इंडेक्स ने कितने ट्रेड्स दिए हैं, तो मैं 2024 की स्टार्टिंग में जाऊंगा और वहां पर लिखूंगा फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2024 को इसने मुझे सिग्नल दिया, इसकी डाउनसाइड इतनी थी, इसकी अपसाइड इतनी थी, ये मेरा टारगेट था, टारगेट आने से पहले कितना डाउनसाइड गया, ये सारी चीजें मैंने एक्सेल में मेंशन करी। फिर मैंने सेकंड डे पे किया, फिर मैंने थर्ड डे पे किया, फिर मैंने फोर्थ डे पे किया। अनबायस्ड ओपिनियन, ऐसा नहीं कि मैंने उसमें से सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेड्स निकाले, मैंने सारे के सारे ट्रेड्स देखे और फिर देखे कि क्या ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और मेरा टारगेट ये रहता है कि मैं हर स्ट्रेटजी को रिजेक्ट कर दूं। जो स्ट्रेटजी मेरे इस टारगेट के बावजूद रिजेक्ट नहीं हो पाती है, इसका मतलब वो काम करने के लायक है। तो मैं पर्सनली मैन्युअली करता हूं, लेकिन आई कैन टेल यू सर्टेन सॉफ्टवेयर जैसे कि एल्गो टेस्ट है, मैं यहां पर किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर रहा हूं यहां पर, लेकिन जैसे कि एल्गो टेस्ट है, स्टॉक मॉक है, अपार्ट फ्रॉम दिस बैकिंजो है। तो ये सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं ये आप बैक टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन इनमें प्राइमरीली डेरिवेटिव के डेटा के ऊपर बेस्ड बैक टेस्टिंग होती है। टेक्निकल बेस्ड पे मुझे आइडिया नहीं है, जब मैं यूज कर रहा था इनको तो वहां पर टेक्निकल बेस्ड इंडिकेटर्स नहीं थे, उसके बाद बहुत ज्यादा तो नहीं थे, कुछ छोटे मोटे इंडिकेटर्स थे। तो ये स्ट्रेटजी जो मेरे वाली है वो तो बैक टेस्ट नहीं हो पाएगी, इसको मैन्युअली करना पड़ेगा। अदरवाइज आप बेसिक पाइथन में पांडा सीख सकते हैं, उसके थ्रू भी आप स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्कशन है जिसकी डिटेल में बहुत ज्यादा नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली मैन्युअली करता हूं, तो मैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में ज्यादा रिकमेंड भी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। और सर हम तो वैसे भी एआई के ज़माने वाले बच्चे हैं, हाँ, तो हम तो ऐसा सॉफ्टवेयर ही प्रेफ़र करेंगे। एक्सेल तो बहुत मुश्किल है हमारे लिए। हाँ, तो मैं पर्सनली गूगल शीट पे ये सारा काम कर लेता हूँ वहां पर। मेरा बहुत सारा टाइम रादर इस बैक टेस्टिंग में जाता है। जैसे कोई भी क्रिकेटर होता है वो नेट प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है कंपेयर टू बेसिकली फील्ड में, ठीक उस तरीके से मेरा जो मेजोरिटी टाइम है वो सारा एक्सेल शीट्स पे जाता है, या फिर ऐसी बैक टेस्टिंग शीट्स पे जाता है जहां पर मैं इनकी बैक टेस्टिंग करता रहता हूँ। ज्यादा स्ट्रेटेजीज रिजेक्ट हो जाती है, कुछ कुछ बच जाती हैं, वही मैं यूज करता हूँ फिर उसके बाद। बिल्कुल, तो सर अभी हम एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज चेंज कर देते हैं। पहले आपकी दी हुई करेंगे, फिर हम कुछ चेंज करेंगे। तो यहाँ पर हमने 10, 30, 100 पीरियड मूविंग एवरेज अप्लाई कर ली है। बिल्कुल, अब हमें वो वाला एरिया ढूंढना है जिसमें मोमेंटम सबसे ज्यादा हो। ओके। मतलब प्राइसेस जो हैं वो शॉर्ट टर्म एमए के भी ऊपर है, हुँ, इंटरमीडिएट के भी ऊपर है और लॉन्ग टर्म के भी ऊपर है। लेट्स कॉल देम M1, M2, M3। सो व्हेन द प्राइसेस आर अबव M1 एंड M2 एंड M3,
दिस इज द हाईएस्ट मोमेंटम जोन. ठीक है. Apart from this, as long as M1 is above M2 and M2 is above M3, this is the zone that we are preferring. कि ये वाला जो जोन है ये भी चलेगा. यहां पर जहां पर M1 is greater than M2, M2 is greater than M3, यहां से लेकर इस पूरे पीरियड में जब तक 9 पीरियड जो है वो 30 के ऊपर चल रही है, स्पेशली यहां पे, इस पीरियड तक हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेंड्स लेंगे. हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लेंगे. लेकिन बुलिश ट्रेड लेंगे कब? जब इस स्टॉक में सबसे पीक मोमेंटम चल रहा होगा. सर वो कैसे पता पड़ेगा? उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक मोमेंटम ऑसिलेटर. बिल्कुल. ये मोमेंटम ऑसिलेटर कोई भी हो सकता है. अगेन आप विलियम परसेंटेज आर यूज कर सकते हैं, सीसीआई यूज करते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर यूज करूंगा एमएसीडी. एमएसीडी जो कि बहुत ही बेसिक इंडिकेटर है, क्योंकि अगेन विलियम परसेंटेज आर भी कुछ कुछ टर्मिनल्स पे अवेलेबल नहीं होता है, सीसीआई भी अवेलेबल नहीं होता है. तो एज यू रिक्वेस्टेड मी अर्लियर, मुझे चाहिए और मैं इस सेटअप में एनीवेज एमएसीडी ही यूज करता हूं. तो आप इसमें एमएसीडी अगर अप्लाई कर लेंगे तो हमें दिख जाएगा कि हमें एग्जैक्टली कहां पर ट्रेड लेना है. वैसे लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर कोई स्विंग ट्रेडर है तो सिर्फ इस स्ट्रेटजी का टाइम फ्रेम इंक्रीज कर दे और यहां पर सेम मूविंग एवरेज रहने दे, और जब जब M1 is greater than M2 and M2 is greater than M3, especially when the prices are also greater than M1, ये सबसे पीक मोमेंटम का पीरियड होता है किसी भी स्टॉक का. ओके. ऐसे ट्रेड्स को पकड़ने पर आपका लॉस हमेशा छोटा रहेगा और प्रॉफिट्स हमेशा बड़े रहेंगे. अगर मेरा ट्रेडर जो है वो कुछ ना करे, सिर्फ ये वाला पीरियड ढूंढ ले, वहां पर P, प्राइस इज ग्रेटर देन M1, M1 इज ग्रेटर देन M2 एंड M2 इज ग्रेटर देन M3, जब ये वाला पीरियड चल रहा है, ऐसे टाइम पर अगर वो ट्रेड लेगा तो उसको पीक मोमेंटम मिलेगा. ओके. लेकिन ऐसा पीरियड आने वाला है, ये हमें जनरली मोमेंटम ऑसिलेटर बता देता है. ठीक है. तो सर क्या हम इसकी सेटिंग्स में कुछ चेंज करने वाले? इसकी सेटिंग में कोई चेंज नहीं करनी है, सिर्फ टू मेक थिंग्स इजी मैं यहां पर क्या करता हूं, हम यहां पर स्टाइल में जाकर एमएसीडी और सिग्नल लाइन को हटा देते हैं. हम यहां पर रखते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्टोग्राम. ओके. तो बेसिकली जहां पर प्राइसेस का क्रॉसओवर हो रहा था, एमएसीडी का क्रॉसओवर हो रहा था, वहां पर हमें हिस्टोग्राम में ग्रीन कलर दिख रहा है. ठीक है. बट सर जैसे ये वाला क्रॉसओवर है, जब हमने बात करी थी M1, M2 और M3, Right. ऐसा नंबर में होना चाहिए. यहाँ पे एकदम ही रेड जोन क्रिएट हो गया है. राइट. इसका मतलब यहां पर हमें ट्रेड नहीं करना है. अब हमें ट्रेड कहां पर करना है? बहुत सही पॉइंट आपने यहां पर पकड़ा है. हमें ट्रेड कहां पर करना है? ये M1, M2, M3 का सेटअप ये कह रहा है कि मार्केट में एक डिसेंट साइज का अपवर्ड मोमेंटम अवेलेबल है. ठीक है. 3 मिनट चार्ट पे मोमेंटम ऑसिलेटर ये कह रहा है कि यहां पर जब ये ग्रीन हो जाता है, यहां पर आपका मोमेंटम बिल्कुल पीक की तरफ अब आगे बढ़ रहा है. अगर हम एक वर्टिकल लाइन वहां से पिक कर पाए, अब ये देखिए इस जगह पर आपको मोमेंटम मिला. इस कैंडल के हाई के ऊपर मैंने बाय किया. ठीक है. ये वाला मूव था. सर क्या हम इसे थोड़ा जूम कर सकते हैं? श्योर. सो इस कैंडल के ऊपर मुझे बाय करना था, ये मैंने यहां पर बाय किया, और जहां पर भी इसका हाई होगा, ये देखिए ये एक पीक मोमेंटम पीरियड था. ये टाइम था 10:18 और ये टाइम था 11 बजे के आसपास का. अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स में कैन यू प्लीज पिक ट्रेंड लाइन. यहां देखिए हमें 48 मिनट्स के अंदर निफ्टी का 146 पॉइंट्स का मूव मिला है, और हमें कितना चाहिए था? सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स. 30 पॉइंट्स कहां पर मिले हमें? 1, 2, 3, अप्रोक्सीमेटली 9 मिनट के अंदर हमें यहां पर 40 पॉइंट मिलते हैं. हम 30 पॉइंट लेकर निकलेंगे, क्योंकि मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि यहां पर मेरा जो ट्रेडर है उससे 2-4 पॉइंट मिस भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैं एल्गो नहीं यूज कर रहा हूं. तो जब यहां पर अगर आप एल्गो नहीं यूज करें, एंड फॉर दैट मैटर अगर आप एल्गो भी यूज कर रहे हैं, तो भी आपकी वहां पर स्लिपेजेस आती हैं, विच आई हैव नोटिस्ड. सो यहां पर आप कुछ भी कर रहे हैं, 2-4 पॉइंट की आप स्लिपेज मान के चलेंगे, और हमेशा जब आप बैक टेस्टिंग करेंगे तो भी स्लिपेज को मान के चलेंगे कि मैं एग्जैक्टली उसी प्राइस पे एंटर नहीं करने वाला हूं. ऑल्दो आपको यहां पर नीचे का प्राइस भी मिला था, लेकिन हु नोस कि आपका ऊपर का प्राइस कभी कभी मिस हो जाएगा. सो यहां पर आपको 9 मिनट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40 पॉइंट्स मिले हैं. 30 पॉइंट्स आप यहां से लेंगे और मार्केट से बाहर हो जाएंगे. ये रहा आपका पहला टारगेट. दूसरा टारगेट आपका क्या था? दूसरा टारगेट है कि आप जब तक आपका 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के ऊपर चल रहा है, तब तक आप अपनी प्रॉफिट को ट्रेल करके रख सकते हैं. लेकिन जैसे ही आप अपना पहला प्रॉफिट बुक कर लेंगे, उसके थोड़ी सी ऊपर जाने पर आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट पे आ जाएंगे. और उसके बाद जब जब मार्केट ऊपर जा रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये आपका स्टॉप लॉस है, बाकी पोजीशन आपकी कॉस्ट पे खड़ी हुई है. और उसके बाद आपका 50 पॉइंट आए, 60 पॉइंट आए, 70 पॉइंट आए, आपका जहां मन करे प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा. लेकिन इस जगह पर आपका एग्जिट होना बहुत जरूरी है, जहां पर 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे आ जाएगी. एनीवेज अब तो यहां पर दोपहर के 2:45 बज चुके हैं. तो ये स्कैल्पिंग वाली जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी थी, वो आपकी प्राइमरीली यहीं पर ब्रॉडली एग्जिट हो गई थी.
थोड़ी बहुत पोजीशन आप चाहें तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं बाकी दिन भर के लिए। ओके। जब लेकिन 9 पीरियड मूविंग एवरेज 30 के नीचे आएगी, ये आपका अल्टीमेट क्रॉसओवर है। वो चाहे यहीं पर आ जाए, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए या फिर पूरे दिन भर के बाद आए, वो आपकी मर्जी है, जब कभी भी आप उसको एग्जिट करना चाहें। तो लगभग हम यहाँ पे 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस 30 पकड़ पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस पकड़े चलेंगे। ठीक है। लेकिन सर जब भी हम कोई ऐसा स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, वहाँ पे हमेशा ऐसा 150 पॉइंट का दिखता है। भले ही हमारा टारगेट 30 पॉइंट का होता है, लेकिन इंडिकेटर्स और जब ये चार्ट पे देखते हैं तो 150 पॉइंट का दिखता है हमें। बट रियलिटी हमेशा कुछ और ही कहती है। और ट्रेडर्स का कभी ऐसे एक्चुअली इतना प्रॉफिट हो ही नहीं पाता है। तो उसके पीछे का मेन कारण क्या है? ताकि मैं और हमारे व्यूअर्स जो है अपनी ट्रेडिंग और इम्प्रूव कर पाएँगे, क्योंकि सबकी ये कंप्लेंट रहती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक जेन्युइन इश्यू है। तो एग्जैक्टली क्या कंप्लेंट है कि मतलब हम 30 पॉइंट्स में निकल गए जबकि वो 150 पॉइंट ले सकते थे हम। हाँ सर, इश्यू यही है कि जब भी कोई स्ट्रैटेजी होती है तो उसका टारगेट जो होता है उससे कहीं ज़्यादा गुना वो ट्रेड दे के जाता है। Right. बट रियलिटी में किसी का उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा होता। लेकिन हमें ये सारा प्रॉफिट लेना भी क्यों है? मुझे सिर्फ 30 रुपए चाहिए, मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज चाहिए कि अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 to 9 टाइम्स, लेट अस से 8 टाइम्स आउट ऑफ 10, मुझे सिर्फ यहां पर 30 रुपीज चाहिए। बस सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि जो बाकी 2 टाइम्स आउट ऑफ 10 बचे, इस समय मेरा लॉस जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और इस समय मैं प्रॉफिट अपना टाइम पे बुक कर पाऊं। इसके बाद मार्केट जहां मर्जी जा रही है, मुझे उससे फर्क ही क्या पड़ता है। ओके। तो मुझे वो सारा प्रॉफिट देखना ही नहीं है। अच्छा, आपको पता, आपको ये लग रहा है कि यहां पर जो ट्रेड दिखा, ये बाई चांस हमारे सामने जो स्क्रीन चल रही है, यहां पर मैंने हमें जो ट्रेड दिख रहा है वो 150 पॉइंट मुझे देकर जा रहा है। लेकिन जब हम मैनुअली, और इसीलिए मैं मैनुअली बैक टेस्ट करता हूं, जब हम मैनुअली बैक टेस्ट करते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है कि वो 32 पॉइंट से वापस आ जाता है, बहुत बार ऐसा होता है कि वो 40 पॉइंट से वापस आ जाता है। और ऐसा रिलेटिवली ज्यादा बार हुआ होगा तभी मैंने 30 रुपीज में यहां पर पहुंचा होऊंगा ना। तो 50 रुपीज से अगर वो वापस आ रहा है, 40 से वापस आ रहा है, 35 से वापस आ रहा है, तो मैंने ऑप्टिमम लेवल निकाला कि 30 टाइम्स मोस्टली वो अचीव कर लेता है। ओके। तो ये आपको यहां पर चार्ट में, क्योंकि ना ह्यूमन आईज जो होती है ना, देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड सर्वाइवरशिप बायस, कि मतलब आपको सिर्फ वो वाले ट्रेड दिख रहे हैं जो अच्छे हैं, खराब ट्रेड्स आपको नहीं दिख रहे हैं। सो यहां पर ये 150 पॉइंट वाले ट्रेड को आप इग्नोर कर दीजिए। मैं आपको मेरी बैक टेस्ट रिजल्ट्स के बेसिस पे बता रहा हूं कि 10 में से 6 से 7 ट्रेड आपके 30-35 पॉइंट या 40 पॉइंट से ऊपर जा ही नहीं रहे हैं। ओके। इसीलिए 30 पॉइंट्स डिसाइडेड है यहां पर। ठीक है। गॉट इट? तो इसीलिए आपको 150 पॉइंट नहीं देखने हैं, लेकिन अगर आप 150 पॉइंट को फिर भी होल्ड करना चाहते हैं तो एक ऑप्शन आपके पास है इसको ट्रेल करने के लिए, आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। नो वरीज एट ऑल। ओके। एंड सर, ऐसी कोई और बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए व्हाइल डूइंग स्कैल्पिंग? देखो, यू शुड बी वेरी वेरी एक्टिव एंड यू शुड बी वेरी वेरी फास्ट इन मेकिंग द स्कैल्प ट्रेड्स। ओके। ये भी हो सकता है कि ये ट्रेड लेते ही प्राइसेस यहां पर, देखो अभी तो मुझे देखने में बड़ा आसान लग रहा है, आप ये नोटिस कीजिए कि यहां पर ये प्राइसेस नीचे भी तो आए थे, लेकिन हमें यहां पर डर के निकलना नहीं है, और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम थॉरोली बैक टेस्ट करेंगे अपनी स्ट्रेटजी। सर, क्या हम देख सकते हैं कितना पॉइंट्स नीचे आया था? श्योर, आप वहां से ट्रेंड लाइन पिक कीजिए। सो यहां पर मैंने कहीं पर ट्रेड लिया था, ये देखिए ये 20 पॉइंट नीचे आया था। करेक्ट। मेरा स्टॉप लॉस यहां पर कम से कम 2 कैंडल नीचे, ये स्टॉप लॉस रहता है मेरा, विच इज 36 पॉइंट्स के आसपास इस केस में, विच इज अप्रोक्सीमेटली 33-34 पॉइंट्स के आसपास का मेरा ये स्टॉप लॉस रहता है यहां पर, इनिशियल स्टॉप लॉस, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरा 9 लेस देन 30 हो जाता है। एंड सर, एग्जैक्टली यही कुछ मेरे को ऐसा लगता है रिटेलर्स या हमारे जो नॉर्मल ट्रेडर्स हैं उनके साथ होता है कि 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस देख के या इधर 20 पॉइंट्स का लॉस देख के अपने अकाउंट के अंदर लोग एग्जिट भी कर भूल जाते हैं। बिल्कुल। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए हमेशा स्टार्ट छोटी पोजीशन से करनी चाहिए। ज्यादातर लोग इसलिए लॉस नहीं करते कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी नहीं है, ज्यादातर लोग इसलिए लॉस करते हैं क्योंकि वो हमेशा बड़ी पोजीशन से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आपकी कैपेसिटी, आपके पास 10 लाख रुपए है, आप सीधा 5 लॉट से स्टार्ट करेंगे, आपको लगेगा 5 लॉट तो मैं मैनेज कर ही सकता हूं। हर कोई ये देखता है कि मैं फाइनेंशियली मैनेज कर सकता हूं, नहीं कर सकता। कोई ये नहीं देखता कि मैं मेंटली मैनेज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट फाइनेंशियली मैनेजमेंट और फाइनेंशियली मैनेजिंग द पोजीशन, इट इज मोर अबाउट द मेंटली और द बिहेवियरली मैनेजिंग द पोजीशन। आप ये 20 पॉइंट पहले ट्रेड में लॉस देख ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल। और इसीलिए आपको पहले थॉरोली बैक टेस्ट कर लेना चाहिए, फिर एक एक लॉट करके या छोटी छोटी पोजीशन करके आपको फॉरवर्ड टेस्ट करना चाहिए। आपको लिखना चाहिए कि मैंने कहां पर ट्रेड लिया, डमी प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करना चाहिए। ऑल्दो मैं डमी प्लेटफॉर्म के बहुत ज्यादा फेवर में नहीं हूं क्योंकि वहां पर इमोशंस बीच में नहीं आते, लेकिन छोटी छोटी पोजीशन पे आपको ट्रेड करना चाहिए। आप चाहें तो सिमिलर सा, फॉर एग्जाम्पल आप 10, 15, 20 रिलायंस के शेयर पे ट्रेड करके देख लीजिए पहले। अगर वो कंफर्टेबल होते हैं तो फिर पोजीशन इंक्रीज कर लीजिए, फिर आप फ्यूचर्स पे आ जाइए। आपको जल्दी अमीर नहीं बनना है, आपको लंबे पीरियड तक अमीर बनना है।
आपको बड़े टाइम फ्रेम पे अमीर बनना है। इसका मतलब ये है कि आपको ये मार्केट कहीं नहीं जा रही है। अगर आप ये ट्रेड को कल की जगह परसों लेंगे, 1 महीने के बाद लेंगे, 6 महीने के बाद लेंगे, तो भी काम करेगा। देखो, अगर स्ट्रेटजी खराब है, तो उसमें आज भी पैसा क्यों लूज़ करना? और अगर स्ट्रेटजी अच्छी है, तो वो 6 महीने के बाद भी अच्छी रहेगी। तो जल्दी किस बात की है? आप आराम से ट्रेड कीजिए इसको। और सर एक मुझे पॉइंट ये भी लगता है कि अगर किसी के पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो वो 1 लाख एक बार में ही लगा देता है व्हिच इज़ अ वेरी, वेरी बैड सिनेरियो। कि अब उसमें जब मूव आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। राइट। तो वो उसकी जगह एक ऑप्शन का साइज़ 1 या 1 लॉट से ही कर रहा है, तो वो फिर भी कंट्रोल कर सकता है अपने इमोशंस क्योंकि पता है पीछे और पैसा पड़ा है या राइट। और उतना फास्ट मूव नहीं आएगा जब इतना छोटा लॉट होगा तो। राइट। आपको 1 लाख अगर आपके पास है, तो आपको किसी ट्रेड में 20,000 पे ही रिस्क करना चाहिए। इससे ऊपर रिस्क नहीं करना चाहिए। 20,000 की जगह 30,000 कर लीजिए। इससे ऊपर नहीं करना चाहिए आपको उसके अंदर risk। बिल्कुल, एक ट्रेड और देख लें यहाँ पर। बिल्कुल, बिल्कुल सर। सो दैट हमें हो सकता है किसी एक ट्रेड में किसी को डाउट क्लियर ना हो। हम यहाँ पे एक और ट्रेड देख लेते हैं एंड अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सेल ट्रेड देख लेते हैं। इस पीरियड में जहां पर M1, M2, M3 हुँ। बियरिश टेरिटरी में है, उस केस में बुलिश ट्रेड्स नहीं लेंगे। हम सिर्फ बियरिश ट्रेड्स लेंगे। और बियरिश ट्रेड्स कैसे लेंगे? अब देखिए, यहां पर M1, M2, M3 बियरिश थे। यहां पर आप नोटिस कीजिए, इस कैंडल पर आपको सेल ट्रेड मिला है। ओके, इसका लो ब्रीच नहीं हुआ, हम यहां पर ट्रेड नहीं ले रहे हैं। पहले मार्केट वापस ऊपर ही चली गई है, हमारे 30 पॉइंट्स के ऊपर चली गई है, हम हुँ, यहां पर ट्रेड नहीं ले रहे हैं। फिर उसके बाद यहां पर देखिए, दोबारा सेल ट्रेड जनरेट होता है। तो यहां पर ये सेल ट्रेड हमारा बना, अगेन इसका लो ब्रीच नहीं हुआ। हुँ, फिर दोबारा आप नोटिस कीजिए, यहां पर ये लाइट रेड कलर का बार बन गया है, इसका मतलब यहां से वापस रिवर्सल आ रहा है। फिर दोबारा आप नोटिस कीजिए, डार्क रेड बना। हुँ, अब यहां पर मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट नीचे आनी शुरू हो गई। बिल्कुल। मतलब यहां पर मोमेंटम बियरिश बिल्ड हो रहा है और यहां पर हम अगेन 30 पॉइंट्स का प्रॉफिट लेंगे और मार्केट से बाहर निकल जाएंगे। ओके, तो लगभग हमारी एंट्री ये कैंडल पे होगी। हमारी एंट्री इस कैंडल पे होगी, यस। करेक्ट। और यहां से हमें मेरे ख्याल से 2 कैंडल के अंदर प्रॉफिट मिल जाएगा और हम अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक करके या कंप्लीट प्रॉफिट बुक करके यहां से बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरीके से बुलिश और बियरिश ट्रेड्स लिए जा सकते हैं। लेकिन आपका एक क्वेश्चन था स्टार्टिंग के अंदर कि मैं अपनी मूविंग एवरेज यूज करना चाहता हूं। हुँ, अब यहां पर सबको सेटअप समझ में आ चुका है। अब अपनी मर्जी से जो मर्जी मूविंग एवरेज लगा दीजिए, सिर्फ मेरी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है। 1:3:9 की। ओके सर, तो अभी हम ईएमए में थोड़े चेंजेस कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं 15 कर देते हैं। ओके। तो इसका 3x हो जाएगा 45। करेक्ट। तो उसे हम 50 करना है, 45 ही रखें। जो आपका मन करे। 45 रखते हैं एंड ये है हमारा 9x। तो ये हो जाएगा 125 नहीं 135। 135। ओके। परफेक्ट। तो सर अभी हम जैसे हमने मूविंग एवरेज का साइज़ बढ़ा दिया है, तो हमारा प्रॉफिट का साइज़ भी हम बढ़ा सकते हैं। बढ़ा सकते हैं। बट लेकिन स्टॉप लॉस भी लेकिन बढ़ेगा। हाँ, स्टॉप लॉस भी बढ़ेगा, लेकिन मुझे आइडिया नहीं है कि ऑप्टिमम स्टॉप लॉस और ऑप्टिमम टारगेट यहाँ पर क्या है। मैं वो ठीक है। नंबर नहीं बता पाऊंगा आपको यहाँ पर, लेकिन स्ट्रेटजी देख लेते हैं। अब हुँ, देखिए, आपको ट्रेड यहीं पर मिल रहा था, हुँ, अब सिर्फ आपको अगली कैंडल में मिल रहा है। हुँ, सिर्फ एक कैंडल डेफर हो गई है क्योंकि आपने मूविंग एवरेज बड़ी कर दी है, लेकिन ट्रेड आपको फिर भी मिल रहा है वहां पर। बिल्कुल। ठीक उस तरीके से जो बुलिश ट्रेड्स हैं वो भी आपको मिल रहे होंगे, सिर्फ थोड़ा सा लेट मिलेंगे। तो एग्जिट भी लेट होगा, प्रॉफिट बड़ा होगा, स्टॉप लॉस बड़ा होगा, सक्सेस रेट ज्यादा होगा हुँ, मेरी वाली स्ट्रेटजी से। लेकिन इवेंचुअली आपको अपने लिए जज करना पड़ेगा कि मैं मेरा ऑप्टिमम लेवल क्या रहेगा जहां पर मैं अपना प्रॉफिट बुक करूंगा। और वो रैंडम नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज के मेरी स्ट्रेटजी में 30 रुपीज आ रही हैं, तो आप ये हुँ, मान लो कि मेरी स्ट्रेटजी में 50 रुपीज बुक कर लूंगा। आपको टेस्ट करना चाहिए। ओके। तो किसी भी स्ट्रेटजी में थोड़ा सा ट्वीक करते हैं अगर आप, तो आपको उसको टेस्ट कर लेना चाहिए। क्योंकि जिसने भी आपके साथ वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शेयर करी है, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, दुनिया भर में बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अपनी स्ट्रेटजी शेयर करते हैं। आप अगर कुछ भी शेयर करते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम ये होती है कि मैंने किसी एक स्ट्रेटजी को चेक किया था, तो उनके सिस्टम पे तो काम कर रही थी, लेकिन जब मैंने यूज करना शुरू किया था वो स्ट्रेटजी बेकार निकली। क्योंकि उन्होंने 50 पैरामीटर यूज किए थे, आपने 48 ही करे हैं। आपने 2 को किसी एक रीजन की वजह से मिस कर दिया है। तो अगर आप कोई भी चीज मिस कर रहे हैं, तो आपके रिजल्ट उनके रिजल्ट से मैच नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए आप जिस भी स्ट्रेटजी में कुछ भी ट्वीक करते हैं, आप उस स्ट्रेटजी को आप उस पूरे पूरे प्रोसेस को बैक टेस्ट कर लीजिए, उसके बाद ही आप उसको यूज करना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। इसमें हमारी कोशिश थी कि एक स्ट्रैटेजी को इन डेप्थ कवर करें, ना सिर्फ स्ट्रैटेजी ऐसे पढ़ाई जाए कि आपको कोई स्ट्रिक्ट रूल्स है उसे फॉलो करना है। इनफैक्ट आपको उसका बेसिक समझाया जाए ताकि आप अपने हिसाब से उसमें चेंजेस ला पाएँ। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी के हमारे 2 सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
जहाँ पे हमें ट्रेंड कंफर्मेशन चाहिए और मोमेंटम का साथ चाहिए। तो ट्रेंड का कंफर्मेशन हमने लिया है हमारे मूविंग एवरेज के थ्रू और हमारे मोमेंटम का कंफर्मेशन हमने लिया है हमारे एमएसीडी के थ्रू। तो इन दोनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो हमारे ट्रेड्स के राइट जाने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं एंड हमें एक अच्छा सक्सेस रेट मिलता है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी पसंद आई होगी एंड अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज कमेंट सेक्शन का पूरा इस्तेमाल करिए। हम और हमारी टीम आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड अगर किसी को स्कैल्पिंग के बारे में और जानना, सीखना, समझना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हिमांशु सर के साथ आप ऐसी कई और स्ट्रैटेजीज पढ़ सकते हैं सिर्फ upsurge.club पे। अपसर्ज इंडिया का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग सीखने के लिए। तो आई होप आप उस पर जाकर सीखेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रेडिंग करते रहिए।